हेलो स्टूडेंट्स। बेटा हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकोट हमने करा था। आज हम लोग डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन मोनोकोट करेंगे। और जैसे कि कल भी मैंने आपको बताया था कि ये जो भी कुछ हम लोग पढ़ रहे हैं 3 क्लासेस से, लास्ट 3 लेक्चर से जो हम लोग पढ़ रहे हैं, वो सब का सब किस में आता है? वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट में आता है। तो पहले मैंने आपको बताया था एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन, उसके बाद मैंने कल आपको बताया था डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकोट। आज मैं बताऊंगा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन मोनोकोट। ठीक है, कुछ कंडीशंस जो मोनोकोट के एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की है वो एज लाइक डाइकोट है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक डायग्राम, कल वाला जो था वो मैंने अभी रोका हुआ है। तो टॉपिक है हमारा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन मोनोकोट। ठीक है, जैसे कल भी मैंने आपको बताया था कि एक एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या बना है? जाइगोट। ठीक है ना। दूसरा क्या बना था? प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, जो कि बाद में सेल बनाता है, उसके बाद वो एंडोस्पर्म तैयार करता है। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, मैंने जाइगोट को निकाल लिया यहाँ से बाहर। प्लोइडी कितनी है इसकी? 2n। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जाइगोट क्या करता है, अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर तैयार कर लेता है। अब उसको जाइगोट ना बोल के क्या बोला गया है? ऊस्पोर कहा गया है। क्लियर? अब क्या होता है कि ये ऊस्पोर ट्रांसफर डिवीजन करके 2 सेल तैयार करता है, एक टुवार्ड चलेजा एंड एक टुवार्ड माइक्रोपाइलेंट। ठीक है, टुवार्ड चलेजा एंड इज नोन एज टर्मिनल सेल और एम्ब्रियोनल सेल। यहाँ पर हम इसको टर्मिनल सेल ज़्यादा कहते हैं। ये टर्मिनल सेल ज़्यादा अच्छी होती है यहाँ पर बोलना, क्योंकि एम्ब्रियोनल सेल फिर इसमें आगे बोली जाती है एक जगह। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, इसको हमने बोल दिया है टर्मिनल सेल। ठीक है, नीचे वाली क्या हो गई? नीचे वाली हो गई आपकी बेसल सेल। इसको आगे जाके आप लोग वेस्कुलर सेल भी बोल देते हैं। तो बेसल सेल या फिर इसको हम लोग आगे जाके वेस्कुलर सेल भी बोल देते हैं। ठीक है, तो अब तक का जो डेवलपमेंट था वो लगभग ये था। अब होता क्या है, नेक्स्ट भी ट्रांसफर डिवीजन होता है, बट ये जो डिवीजन है वो टर्मिनल सेल करेगी। ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, मैंने पॉइंट बना के, टर्मिनल सेल क्या शो करती हैं? शो ट्रांसफर डिवीजन। तो इसने क्या किया? इसने ट्रांसफर डिवीजन शो किया। तो कौन सा डिवीजन किया इसने? ट्रांसफर डिवीजन शो किया। तो जब ये ट्रांसफर डिवीजन करती है तो ट्रांसफर डिवीजन करके क्या बनाएगी? टर्मिनल सेल। टर्मिनल सेल ऊपर की तरफ 2 नई सेल, मैं उसको दूसरे कलर से बना देता हूँ, 2 नई सेल तैयार करती हैं। तो यहाँ पर आपकी हो गई 2 नई सेल तैयार हो गई। तो ये सिर्फ किसका डिवीजन है? ट्रांसफर सेल का। जो नीचे बेसल सेल है वो बेसल सेल अब कोई डिवीजन नहीं करती है, बस अपने आप को वो यहीं पर मेंटेन करके रखती है। ठीक है, तो नीचे वही हो गई आपकी क्या? बेसल सेल हो गई। ऊपर की तरफ जो चलेजा एंड की तरफ बनी है उसको बोलते हैं ना, यहाँ पर हमने बोला गया है, यहाँ पर इसको बोला है कॉटलीडन सेल। क्या बोला गया इसको? कॉटलीडन सेल बोला गया है। नीचे वाली जो सेल थी यहाँ पर इसको बोला जाता है एम्ब्रियोनल सेल। समझ गए? इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर टर्मिनल सेल के साथ जो एम्ब्रियोनल सेल लगा हुआ था वो हटा दिया था। ठीक है, तो टर्मिनल सेल शो ट्रांसफर डिवीजन। ट्रांसफर डिवीजन शो किया इसने, क्या बनाई? चलेजा एंड की तरफ कॉटलीडन सेल, और अवे फ्रॉम या टुवार्ड बेसल सेल क्या बनाया इसने? एम्ब्रियोनल सेल। ठीक है, अब होता क्या है, मैंने क्या किया यहाँ पर, ये जो एम्ब्रियोनल सेल था, एम्ब्रियोनल सेल को मैं थोड़ा सा अलग कलर से दिखा देता हूँ। तो ये जो ग्रीन वाली बीच में बन गई एम्ब्रियोनल सेल। ठीक है, जो नीचे वाली है वो क्या बन गई आपकी? वो बन गई आपकी बेसल सेल। समझ आई मेरी बात? क्योंकि जब हम आगे डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो आपको पता रहेगा कि किस सेल से क्या बना है। अब होता क्या है, अब यहाँ पर जो ये एम्ब्रियोनल सेल है, अब ये एम्ब्रियोनल सेल डिवाइड करेगी। तो मैंने क्या लिख दिया, मैंने पॉइंट बना दिया यहाँ पर, एम्ब्रियोनल सेल डिवाइड करेगी किस मैनर में? ट्रांसफर मैनर में डिवाइड करेगी। तो डिवाइड करेगी एम्ब्रियोनल सेल,
तो एम्ब्रियोनल सेल डिवाइड होगी क्या बनाएगी, यहाँ पर ये 2 सेल तैयार करती है। कौन कौन सी, यहाँ पर ये 2 सेल तैयार करती है। कौन कौन सी सेल तैयार करेगी, यहाँ से इसने बनाई 2 सेल इसने तैयार करी, ठीक है। एक हो गया आपका यहाँ पर टुवार्ड कोटिलेडन, प्लूम्यूल इनिशियल, क्या हो गया, प्लूम्यूल इनिशियल टुवार्ड बेसल सेल, ये हो गया आपका यहाँ पर रेडिकल इनिशियल, ठीक है। उसके अलावा प्लूम्यूल और रेडिकल इनिशियल के अलावा ये क्या तैयार करता है, ये सस्पेंसर भी तैयार करता है। कुछ थोड़ा सा सस्पेंसर सेल्स यहाँ पर भी कुछ तैयार होगी, बट वो ज़्यादा डेवलप या मॉडिफाइड या ज़्यादा डेवलप नहीं होती वो। उसके ऊपर आ गई आपकी कौन सी सेल है, ये हो गई आपकी कोटिलेडन सेल, ये कोटिलेडन तैयार करेगी पूरा। और उसके बाद लास्ट में आपके पास क्या बची है, लास्ट में आपके पास आ गई ये बेसल सेल। क्लियर, तो सारी सेल्स क्या हो गई आपकी, ये मैंने अलग अलग शो कर दी है। तो यहाँ तक मेरी बात समझ आई, क्या चला है बेटा यहाँ तक। देखो ये पूरा स्ट्रक्चर है आपका कि जाइगोट है, जाइगोट ने क्या किया, जाइगोट को हमने अलग से निकाला, जाइगोट ने अपने ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर तैयार करी, ऊस्पोर उसने टर्मिनल डिवीजन करके 2 सेल बनाई, टर्मिनल सेल, बेसल सेल या वेस्कुलर सेल। टर्मिनल सेल ने शो किया यहाँ पर ट्रांसफर डिवीजन, जिसकी वजह से टर्मिनल सेल ने 2 सेल बनाई, एम्ब्रियोनल सेल और कोटिलेडन सेल। अब एम्ब्रियोनल सेल डिवाइड कर रही है, वो क्या बना रही है, प्लूम्यूल इनिशियल और रेडिकल इनिशियल, ऊपर कोटिलेडन सेल अलग है और नीचे बेसल सेल अलग है, ठीक है। तो ये था अब तक का तुम्हारा इसका डेवलपमेंट। अब आगे क्या होता है बेटा, आगे इसमें ये होगा, आगे जब डेवलपमेंट होगा तो जो इसकी स्ट्रक्चर यहाँ पर बनेगी तो वो कुछ इस तरीके से बनेगी। मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो ये प्लूम्यूल इनिशियल और रेडिकल इनिशियल हैं, ये कुछ इस तरीके की शेप ले लेते हैं। कुछ इस तरीके की ये शेप ले लेते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके की शेप ले ली इन्होंने, समझ आया मेरी बात। और यहाँ पर किस पॉइंट पर थोड़ा सा मैं बता देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पर थोड़ा छोटा सा आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पर कुछ सस्पेंसर जैसी स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी, ठीक है। उसी के नीचे क्या लगा होगा, उसी के साथ आपकी लगी होगी यहाँ पर ये बेसल सेल। तो ये क्या हो गया, बेसल सेल। ये जो हल्का सा मैंने रेड से बनाया है, ये क्या हो गया, सस्पेंसर हो गया। ये क्या हो गया यहाँ पे, ये हो गया आपका सस्पेंसर हो गया, ठीक है। उसके अलावा क्या हो जाता है बेटा, इसमें ये क्या हो गया, एम्ब्रियो का हो गया। यहाँ पर इसमें प्रोटेक्टिव शीट लगी होगी, क्या लगी होगी, प्रोटेक्टिव शीट लगी होगी। एक प्रोटेक्टिव शीट ऊपर लगी होगी, यहाँ पर ये प्रोटेक्टिव शीट लगी हुई है, ठीक है। ऊपर वाली प्रोटेक्टिव शीट को हमने बोला क्योंकि वो टुवार्ड प्लूम्यूल एंड है, तो वो बोला जाएगा आपका कोलियोप्टाइल, और नीचे वाला बोला जाएगा आपका कोलियोराइजा। क्लियर, कोलियोप्टाइल, कोलियोराइजा। अब आपको पता है यहाँ पर बेटा, जब हम डाइकोट की बात करते हैं तो डाइकोट में हम कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा ऐसा कोई भी वर्ड यूज़ नहीं करते, बट हम मोनोकोट में इस वर्ड को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अब कोलियोप्टाइल के बिल्कुल नीचे क्या होगा, कोलियोप्टाइल के नीचे क्या होगा बेटा, प्लूम्यूल रीजन। तो यहाँ पर लगभग आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका प्लूम्यूल होगा। जो प्लूम्यूल होता है बेटा, प्लूम्यूल जो कोलियोप्टाइल होता है ना, कोलियोप्टाइल आपकी लीफ लाइक स्ट्रक्चर कही जाती है। कैसी, लीफ लाइक स्ट्रक्चर कही जाती है, जो कि प्लूम्यूल रीजन को क्या करती है, जो कि प्लूम्यूल रीजन को प्रोटेक्ट करती है। सेम केस इधर है, कोलियोराइजा। कोलियोराइजा क्या करता है, कोलियोराइजा रूट कैप वगैरह को या रेडिकल रीजन को प्रोटेक्ट करता है। तो यहीं पर क्या बना दिया आपने,
ये आपने बना दिया यहाँ पर इसका रेडिकल। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बात होती है एक्स, एक इसके साथ में, इसके साथ अटैच होगा क्या, इसके साथ में अटैच होगा बेटा यहाँ पर कॉटिलिडन। तो कॉटिलिडन इसके साथ अटैच होगा। अब जो कॉटिलिडन अटैच है वो कुछ इस तरीके से अटैच है। तो जब आप एनसीईआरटी आप देखोगे तो उसमें आपको लिखा मिलेगा कि जो कॉटिलिडन है वो लेटरली एक साइड में क्या करता है, इसको प्रोटेक्ट करता है। तो ये क्या हो गया, ये हमने बना दिया यहाँ पर कॉटिलिडन। क्लियर है। अब ये जो स्ट्रक्चर होगी, ये वाला जो पॉइंट है, जैसे आपने उसमें अपने डाइकोट में भी पढ़ा था ना, ये एम्ब्रियो, ये क्या बन गया, पूरा पूरा एम्ब्रियो एक्सिस बन गया। ये एम्ब्रियो एक्सिस से क्या जुड़ा होगा, कॉटिलिडन। कौन से, कॉटिलिडनस नोड से। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाली स्ट्रक्चर क्या कही जाएगी, ये वाली स्ट्रक्चर बोली जाएगी कॉटिलिडनस नोड। क्लियर है। तो इसको हमने लिख दिया है, ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसको हमने बना दिया है, हाँ इसको हमने लिख दिया, ये हमने बना दिया है कॉटिलिडनस नोड। कॉटिलिडनस नोड हमने इसको कह दिया है। क्लियर है। कल भी हमने पढ़ी थी कॉटिलिडनस नोड होती है कोई चीज। अब कॉटिलिडनस नोड के ऊपर का जो रीजन है इसको बोलते बेटा एपिकोटाइल। क्या बोलते हैं इसको, हमने कल भी पढ़ा था, एपिकोटाइल। और इसके नीचे का, किसके, एपिकोटाइल के, सॉरी आपकी कॉटिलिडनस नोड के नीचे का रीजन होता है हाइपोकोटाइल। क्या होता है, ये मैंने यहीं पे लिख दिया छोटा सा, हाइपोकोटाइल। क्लियर है, समझ आया मेरी बात। तो रेडिकल को मैं इधर लिख देता हूँ, थोड़ा नीचे करके, जगह नहीं बन रही वहाँ। तो ये क्या हो गया, ये हो गया रेडिकल। ठीक है, ये हो गया हाइपोकोटाइल। क्लियर होगी बेटा। तो कॉटिलिडन हो गया, ठीक है, कॉलेप्टाइल हो गया, एक शील्ड होती है। वैसे ये भी जो कॉटिलिडन है ये भी एक शील्ड होती है जो कि लेटरली अटैच होगी एम्ब्रियो के साथ और उसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, समझ आए मेरी बात। तो कॉटिलिडन लेटरली हो गया, प्रोटेक्ट कर रहा है। उसके ऊपर जो कॉलेप्टाइल है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर प्लूम्यूल बंद होता है, मतलब प्लूम्यूल को वो प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, प्लूम्यूल के बिल्कुल नीचे का एपिकोटाइल। तो हम एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल को कैसे करते हैं, कैसे एक्सप्लेन करते हैं। जो कॉटिलिडन है, कॉटिलिडन किससे जुड़ा है, एम्ब्रियो से जुड़ा हुआ है। एम्ब्रियो के जिस पॉइंट से वो जुड़ा है उसको हमने क्या बोला है, कॉटिलिडनस नोड। तो कॉटिलिडनस नोड के ऊपर का जो रीजन है वो एपिकोटाइल, नीचे आ गया वो हाइपोकोटाइल। उसके नीचे क्या आ गया बेटा, रेडिकल। और इसको प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, कोल्यूराइजा। तो बेटा यहाँ पर मोनोकोट के केस में आपने दो नई चीज़ें पढ़ी हैं। क्या, एक तो आपने कोल्यूराइजा पढ़ा है। कोल्यूराइजा क्या, एक शील्ड जैसी स्ट्रक्चर है जो कि रेडिकल को प्रोटेक्ट कर रही है। और इधर क्या आ गया, कॉलेप्टाइल, जो कि लीफ लाइक या शील्ड स्ट्रक्चर होती है जो कि क्या कर रही है, जो कि प्लूम्यूल रीजन को प्रोटेक्ट कर रही है। तीसरी तरफ क्या लिख दिया हमने, कॉटिलिडन। कॉटिलिडन का ये भी एक शील्ड शेप स्ट्रक्चर है जो कि लिटरली एम्ब्रियो के साथ अटैच है, ये प्रेजेंट है उसके रिस्पेक्ट में, एम्ब्रियो के रिस्पेक्ट में उसके लेटरली साइड में प्रेजेंट है। और ये क्या कर रही है, ये भी एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, समझ आया मेरी बात। उसके अलावा जो ग्रासेस वगैरह होते हैं, ग्रासेस में क्या करते हैं, ग्रासेस में जो कॉटिलिडन होता है वो कैसा होता है, वो काफ़ी थिन होता है, मतलब लीफ लाइक, बहुत ही पतला सा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्क्विटलम हम उसको बोल देते हैं। तो ग्रासेस वगैरह में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम स्क्विटलम बोल देते हैं। समझ आया मेरी बात, क्या बोल दे हमने इसको, स्क्विटलम हम इसको बोल देते हैं। बट ये किस में यूज़ करा हमने, ये ग्रासेस वगैरह में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो मोस्टली ग्रासेस में जो कॉटिलिडन है कैसा हो गया, वो लीफ लाइक हो गया, जिसको हमने ग्रासेस के लिए स्पेशल वर्ड क्या ले गए, हम स्क्विटलम हम लेकर आए। समझ आया मेरी बात, क्लियर हो गया। अब होता क्या है, जब ये हो जाता है मैच्योर, क्या हो जाता है, जब ये एम्ब्रियो हो जाता है मैच्योर, तो तब ये कैसा दिखता है। तो ड्यूरिंग मैचुरेशन या मैचुरेशन के दौरान, या मैं कंप्लीट मैच्योर अगर मैं बना दूं, तो मैच्योर जो एम्ब्रियो है वो कैसा दिखाई देगा,
मैच्योर एम्ब्रियो आपको दिखाई देगा कि इसके साथ में क्या लगा हुआ है कि यहाँ पर हो गया एक यहाँ पर हो गया कि एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो मैं यहाँ पे छोटा सा एक डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये हमने ले लिया है एक, जैसे पहले वाला एम्ब्रियोनल एक्सिस तैयार किया था, ये हो गया हमारा एक एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है। सेम वही चीज़ इसके साथ चलेगी, एम्ब्रियोनल एक्सिस हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया आपका, मैंने यहाँ पर अलग से नाम लिख दिया है ये कॉलियोप्टाइल। तो अब मुझे बाकी चीज़ें लिखनी, क्योंकि इसी के नीचे क्या होगा, इसी के नीचे आपका प्लूम्यूल लगा होगा। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, प्लूम्यूल लिख दिया। उसी के नीचे क्या लगा होगा, एपिकोटाइल, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, एपिकोटाइल हो गया ये, ठीक है। ऐसे ही नीचे मैंने बना दिया, नीचे मैंने यहाँ पर क्या बना दिया, यहाँ पर बना दिया मैंने कोलियोराइजा, कोलियोराइजा मैंने ले लिया। उसके नीचे ऊपर क्या आता है, उसके ऊपर आता है रेडिकल, उसके ऊपर क्या आएगा, हाइपोकोटाइल, क्लियर है। तो हाइपोकोटाइल आ गया, समझ आए मेरी बात। अब हमें क्या लेना है, अब इसमें क्या आ गया बीच में, अब यहाँ पर आ गया इसमें एक जंक्शन नोड, जो मैंने बोला था, समझ गए मेरी बात। तो ये क्या हो गया आपका, नोड हो गई। कौन सी नोड हो गई बेटा, ये हो गई आपकी एम्ब्रियोन, ये आपकी कोटिलिडनस नोड हो गई। ये इस कोटिलिडनस नोड से क्या अटैच है, यहाँ पर इसमें एक क्या अटैच है, कोटिलिडन, क्लियर है। तो ये क्या हो गया यहाँ पर आपका, ये हो गया आपका कोटिलिडन, क्लियर है। तो कैसा होता है, काफ़ी थिन ये कोटिलिडन है। अब अगर मैं इसी स्ट्रक्चर को आगे बढ़ा दूँ, आगे मैंने क्या बनाना है इसमें, आगे मैंने बनाना है कि किस तरीके से ये एक सीड के अंदर बंद रहता है। अब सीड कौन सा, मोनोकोट सीड। तो मोनोकोट सीड के अंदर ये ये एम्ब्रियो कैसे रिप्रेजेंट होता है, कैसे होता है, देखो ये पूरा क्या है, ये पूरा है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन मोनोकोट, क्लियर। आप एक बार इसको पढ़ के एनसीईआरटी जरूर पढ़ लेना, आपको बड़ा इजीली ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से ये किस में अरेंज है, किस तरीके से ये मोनोकोट सीड में प्रेजेंट है। मोनोकोट सीड का मैं एग्जांपल यहाँ लेता हूँ, मेज़ का एग्जांपल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है। तो जो मेज़ होगा यहाँ पे, मेज़ का एग्जांपल मैंने लिया। तो मेज़ में जब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो इसका अपर हो गया ये, इस तरीके से हम लोग मेज़ का सीड ड्रॉ कर, सीड या फ्रूट एक ही चीज़ है यहाँ पे। तो यहाँ पर ये मैंने इस तरीके से ले लिया है मैंने, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें लोअर साइड में एक छोटा सा क्या होता है, कंपार्टमेंट होता है। इसमें छोटा सा कंपार्टमेंट है जिसके ऊपर कौन सी सेल्स लगी हैं, एपिथेलियम सेल्स लगी है। अगर आप डायग्राम आप देखेंगे इसका तो आपको ये पता चल जाएगा, ठीक है। एपिथेलियम में काफ़ी पतली लेयर होती है। अब ऊपर से ये दो पार्ट में डिवाइड रहता है, ठीक है। अब वो पार्ट क्या है, सबसे ऊपर क्या होगा, सीड कोट हो गया, फ्रूट वॉल आप मान के चलो, सीड कोट या फ्रूट। तो यहाँ पर हमने क्या ले ली, ऊपर की तरफ हो गई सीड कोट या फ्रूट वॉल हो गई। अब इसमें होता क्या बेटा, इसमें यहाँ पर दो टाइप के क्या मिलते हैं आपको, एंडोस्पर्म मिलते हैं। बाहर वाला जो एंडोस्पर्म है उसको प्रोटीनियस एंडोस्पर्म कहा जाता है, ठीक है। जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, हम लोग इसको बोल देते हैं एलिरोन लेयर। एलिरोन लेयर भी क्या एक टाइप का ये एंडोस्पर्म ही होता है, जिसका जेनेटिक कंटेंट क्या है, 3N, जिसका जेनेटिक कंटेंट होता है, ठीक है। क्या है इसका जेनेटिक कंटेंट, इसका जेनेटिक कंटेंट हो गया 3N, ठीक है। यहाँ पर क्या फूड स्टोर होता है, यहाँ पर प्रोटीन फूड स्टोर रहता है, किसमें, एलिरोन लेयर में। क्या होता है एलिरोन लेयर में, एलिरोन लेयर में प्रोटीन स्टोर होता है। उसके बाद जो दूसरा है इसमें, दूसरा कौन सा है, ये वाला, इसके अंदर जो होता है ये पूरा का पूरा ये क्या है, ये स्टार्ची एंडोस्पर्म है। कौन सा एंडोस्पर्म है, ये स्टार्ची
एंडोस्पर्म। तो ये स्टार्ची एंडोस्पर्म कहा गया है यहाँ पे। तो स्टार्ची एंडोस्पर्म क्या करता है, स्टार्ची एंडोस्पर्म यहाँ पे तो एलेरोन लेयर में क्या है, प्रोटीन स्टोर्ड फूड है, वो भी एंडोस्पर्म है, 3N है उसका भी जेनेटिक कंटेंट। स्टार्च एंडोस्पर्म में क्या है, यहाँ पर स्टार्च एज ए रिजर्व फूड है, इसका क्या है जेनेटिक कंटेंट 3N, ठीक है। अब बात क्या होती है कि इसके अंदर ये एपिथेलियम हो गया, यहाँ से फूड इधर आएगा, ठीक है। अब जैसे आप डाइकोट की बात करते हैं, डाइकोट में जो कॉटिलिडन्स होते हैं वो थिक होते हैं क्योंकि उसके अंदर फूड स्टोर होता है। बट मोनोकोट में जो कॉटिलिडन होता है काफ़ी थिन होता है, वो लीफ लाइक है, तो उसके अंदर फूड स्टोर नहीं होता। समझ गए, वहाँ पर बेसिकली जो मेन फंक्शन है उसका वो प्रोटेक्शन दे रहा है, दूसरा वो फूड को ट्रांसपोर्ट भी करता है। अब वो फूड को कैसे ट्रांसपोर्ट करता है वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो एम्ब्रियो है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगा हुआ होगा, यहाँ पर ये एम्ब्रियो लगा हुआ है, ठीक है। एम्ब्रियो के ऊपर ये हमने क्या बना दिया, ये इसके वही हमने प्रोटेक्टिव कवर हमने लगा दिए हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या बनाते हैं, हम लोग बनाते हैं कॉटिलिडन। तो यहाँ पर इस तरीके से ये कॉटिलिडन लगा हुआ होगा, ठीक है। समझ आया मेरी बात, तो कॉटिलिडन लगा होगा। अब होता क्या है कि फूड आएगा, फूड कहाँ से आएगा, स्टार्ची एंडोस्पर्म, स्टार्ची एंडोस्पर्म से फूड कहाँ आएगा, एपिथेलियम लेगी, और वो किसको देती है, वो देती है फिर कॉटिलिडन को। समझ गए, तो ये जो फूड है, फूड किधर से आ रहा है, स्टार्ची एंडोस्पर्म से फूड आ रहा है, फूड किसके पास गया, कॉटिलिडन, कॉटिलिडन से फिर कहाँ जाएगा, कॉटिलिडन से फिर हो जाएगा किसके पास, हो जाएगा फिर एम्ब्रियो के पास। क्लियर है। तो इस तरीके से किसके अंदर, एक मोनोकोट के अंदर किसका, इसका एम्ब्रियो और कॉटिलिडन दोनों अरेंज रहते हैं, ठीक है बेटा। तो ये आपका पूरा का पूरा लेक्चर है। ये मैं एक बार आपको पूरा का पूरा डायग्राम दिखा देता हूँ। ये पूरा डायग्राम है, आपको दिख रहा होगा। तो आज का हमारा यही टॉपिक था, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन मोनोकोट, ठीक है। कल अपन लोग आगे का जो टॉपिक बचता है हम उनको लेंगे, ठीक है।